हेलो गाइस, नमस्कार। तो आपका स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट क्लास में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी और उसके साथ हमने उसकी मॉडर्न अप्रोच, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज थी वो कंप्लीट की। अभी नेक्स्ट जो क्लास है वो है पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन, जो टर्म्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पावर से। पावर क्या होता है? तो पावर की डेफिनेशन देखते हैं। पावर मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल एज पर हिज। तो पावर वो चीज़ है कि एक इंसान अपनी विश के अकॉर्डिंग या अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर को चेंज करना या उसके इन्फ्लुएंस करना, या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बिहेवियर को चेंज करना, तो वो इंसान की पावर है। तो पावर की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। पावर मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल एज पर हिज विश। तो ये पावर की डेफिनेशन है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पावर इज़ अ मीन्स टू अचीव वंस ऑब्जेक्टिव। पावर का मतलब है किसी एक इंसान के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, वही पावर है। देर आर थ्री सोर्सेज ऑफ पावर: फोर्स, इन्फ्लुएंस एंड ऑथोरिटी। ये तीन सोर्स हैं पावर के लिए। सबसे पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज इम्पोजिंग वंस विल ऑन अनदर, इधर फिजिकली हो सकता है या बेसिस ऑफ फियर। तो फोर्स वो चीज़ है किसी एक इंसान की विश को इम्पोज करना दूसरे इंसान के ऊपर, या तो फिजिकली या उसको डरा के, ऑन द बेसिस ऑफ फियर। तो वो फैक्टर हो गया फोर्स, जिसके बेस पे पावर डिफाइन होती है। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लुएंस। दिस इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एक्शंस एंड डिसीजंस। तीसरा है ऑथोरिटी, द लीगल फॉर्म ऑफ पावर। ऑथोरिटी क्या है? लीगल फॉर्म ऑफ पावर, बट इन अनदर सेंस ऑथोरिटी इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर। तो ये कुछ तीन सोर्सेज हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है। या तो आपके पास फोर्स होगा, तब आपकी एबिलिटी होगी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करने का, या आपका एक इन्फ्लुएंस होगा अदर लोगों पर, या आपके पास एक लीगल फॉर्म है, लीगल ऑथोरिटी है, जिसकी वजह से आप एक ग्रुप ऑफ पीपल्स पर अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं। तो पावर जनरेशन के तीन सोर्सेज हैं: फोर्स, इन्फ्लुएंस, ऑथोरिटी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पावर इज़ पर्सनल राइट एंड एबिलिटी एंड बिकम्स ऑथोरिटी आफ्टर अटेनिंग लेजिटिमेसी। पावर इनिशियली पर्सनल राइट होता है या पर्सनल एबिलिटी होती है, लेकिन जब उसको लेजिटिमेसी मिल जाती है, लीगल राइट्स मिल जाते हैं, उसके बाद वो बन जाती है ऑथोरिटी। तो ये पावर जब ऑथोरिटी टर्म्स होती है उसके बारे में। साथ में अदर पर्सन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर। द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर इज ऑथोरिटी। तो हमने देखा ऑथोरिटी क्या होती है। ऑथोरिटी एक पावर है विद, ऑथोरिटी कुछ नहीं है, ऑथोरिटी का मतलब सिंपल पावर प्लस लीगल राइट्स। जब पावर को लेजिटिमेसी मिल जाती है तो बन जाती है ऑथोरिटी। तो पावर का एक्सटेंडेड वर्जन ऑथोरिटी है। नेक्स्ट, पावर इज ऑल्सो वंस इंटरनल एबिलिटीज एंड पावर डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेज। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी पावर बिकम्स अ वेपन ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर पावर पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है तो पावर बन जाता है एक्सप्लॉयटेशन का एक मेथड, एक वेपन। Therefore, propriety is the main characteristics of power. Next characteristics के देखते हैं। Power is the right by which a person can influence an individual or a group of individual. Power एक personal right है। Power can take many forms like political power हो सकती है, religious power हो सकती है और ideological power हो सकती है। तो ये पावर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टर्म आता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के हमने बारे में देखा, हमने जब पावर को लेजिटिमेसी के साथ देखा जाता है तो वो कहलाता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू गेट देम ओबेड। व्हेन पावर गेट्स लेजिटिमेसी इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी सिंपल है। ऑथोरिटी क्या है? एक राइट है ऑर्डर देने का, और उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल कराने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है पावर। तो पावर और लेजिटिमेसी दोनों मिलकर बनाते हैं ऑथोरिटी। अकॉर्डिंग टू डाविस, ऑथोरिटी इज़ द
राइट टू टेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स। ऑथोरिटी की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ऑथोरिटी इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी इज ऑलवेज एट द हाइएस्ट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। द फ्लो ऑफ ऑथोरिटी इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो सेंट्रलाइजेशन होता है ऑथोरिटी का वो हमेशा टॉपेस्ट लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ से ऑथोरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑथोरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है इफेक्टिव डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। तो ऑथोरिटी क्या डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है इफेक्टिव डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, सुपरविजन कैसे करना है एक्टिविटीज़ का, और इंस्पेक्शन कैसे होना है। ये सब ऑथोरिटी जो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है वो डिसाइड करती है। नेक्स्ट, दिस इज़ द राइट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स थ्रू ऑथोरिटी। ऑथोरिटी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, उसको ज़्यादा भी किया जा सकता है और उसको कम भी किया जा सकता है, तो वो एक डायनेमिक नेचर की है ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी के टाइप्स हैं, पहला है लाइन ऑथोरिटी, दूसरा स्टाफ ऑथोरिटी, तीसरा फंक्शनल ऑथोरिटी। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन ऑथोरिटी क्या है। दिस ऑथोरिटी गिव्स ऑर्डर्स एंड टेक्स डिसीजंस। इट इज़ द फाइनल ऑथोरिटी दैट डायरेक्ट्स अदर पर्सन्स। जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होगी, डिपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए जाते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं, वो है लाइन ऑथोरिटी, ये फाइनल ऑथोरिटी है। उसके बाद आता है स्टाफ ऑथोरिटी। दिस इज़ द सर्विस ऑथोरिटी अंडर विच स्टाफ एम्प्लॉयज एडवाइज लाइन ऑफिसर्स। जैसे एग्जांपल हो गया नीति आयोग आपका, या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। जो लाइन अथॉरिटी है, जो डिसीजंस लेती है, उनको ये एडवाइस करती है डिसीजंस टेकिंग टाइम, तो ये है स्टाफ अथॉरिटी। तीसरा है फंक्शनल अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी टेक्स डिसीजंस बट डिसीजन मेकिंग पावर इज़ लिमिटेड टू पर्टिकुलर एक्शन। कुछ एक्शन तक इनके लिमिटेड है पावर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड अथॉरिटी कहते हैं इनको। जो फंक्शनल अथॉरिटी है उसको लिमिटेड अथॉरिटी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अथॉरिटी ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रमोशंस के जब मैटर्स आते हैं तब आरपीसी का लिमिटेड रोल होता है, तो उसको फंक्शनल अथॉरिटी की तरह माना जाता है। तो तीन अथॉरिटी के टाइप्स हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी के टाइप्स हैं उनमें है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या है, ऑर्डर्स ऑफ हायर ऑफिसर आर वैलिड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। इन दिस अथॉरिटी द किंग्स सन बिकम ऑलवेज किंग एंड द हेरिडिटरी सिस्टम कंटिन्यूज। एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ कोरिया, यूएई, वहाँ पे देखते हैं आप, वहाँ का जो पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेज या पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पे क्या होता है, जो किंग का जो बेटा है या बेटी है वही हमेशा वहाँ पे रूल करता है उस देश को। तो ये अथॉरिटी उसको कहाँ से मिलती है, ट्रेडिशनल वे में मिलती है, जो उसकी हेरिडिटरी सिस्टम है। तो मैक्स वेबर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने बताया चैरिस्मेटिक अथॉरिटी के बारे में। चैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जो पीपल फॉलो ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ अ लीडर्स चैरिस्मेटिक एंड आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी। किसी इंसान की जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसका चैरिस्मेटिक जो व्यू है, जो उसकी इमेज है, उसके बेस पे उसको लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, तो वो अथॉरिटी होती है उसकी चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। जैसे एग्जांपल के लिए महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उसकी वजह से लोगों ने उसको फॉलो किया, तो उनकी चैरिस्मेटिक अथॉरिटी की वजह से फॉलो किया। जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो, नशेर, ये सब जो लोग थे उनकी अथॉरिटी थी चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। नेक्स्ट है लीगल अथॉरिटी। व्हेन एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड और लॉजिकल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, इट इज़ कॉल्ड लीगल अथॉरिटी। एग्जाम्पल के जैसे अथॉरिटी रिसीव्ड बाय कलेक्टर, सब डिवीजन ऑफिसर्स, जो लीगल अथॉरिटी है। ये तो हमने पढ़े टाइप्स, अथॉरिटी के टाइप्स। अब ये देखते हैं अथॉरिटी के सोर्सेज क्या हैं। 4 सोर्सेज बताए इन्होंने, फॉर्मल सोर्सेज, बिहेवियरिस्ट थिंकर्स, कॉम्पिटेंस आइडियोलॉजी एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, जहाँ से मिलती है आपको अथॉरिटी, रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है, ये तो फॉर्मल सोर्सेज हो गए। दूसरा बिहेवियर्स थिंकर्स,
जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट अथॉरिटी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हाईएस्ट रैंक पे ऑफिसर्स हैं, उनके बिहेवियर को देखकर जो सबऑर्डिनेट्स उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, वो उनका अथॉरिटी का सोर्स होता है एक तरीके से। तीसरा है कॉम्पिटेंस आइडियोलॉजी। एक कॉम्पिटेंट पर्सन का जो ऑर्डर है उसको सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करते हैं, तो उसकी कॉम्पिटेंस आइडियोलॉजी की वजह से भी अथॉरिटी जनरेट होती है। फोर्थ है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अथॉरिटी के फंक्शंस। अथॉरिटी एंश्योर डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजन लेने हैं वो इंश्योर करती है, एस्टेब्लिश करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन के बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में, मेक्स डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल इन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन, इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अथॉरिटी के कुछ फंक्शंस है, डिसीजन मेकिंग इंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन इंश्योर करना, और डिवीजन ऑफ वर्क को पॉसिबल बनाना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है अथॉरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। अथॉरिटी इंश्योर करती है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इंस्पेक्शन, डायरेक्शन, सुपरविजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का काम है सबऑर्डिनेट से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम निकलवाना, तो ये एक इम्पॉर्टेंस है अथॉरिटी का कि गेट वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट है इफेक्टिव डिसिप्लिन कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू अथॉरिटी। अथॉरिटी इज़ ऑल्सो अ मीडियम टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट। तो ये अथॉरिटी की इम्पॉर्टेंस है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल में आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं वो डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर। तो जो लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर कंट्रोल द अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी अथॉरिटी को कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर, बिकॉज जो लॉ या रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो बनाती है लेजिस्लेचर, तो उनके थ्रू अथॉरिटी कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्क्स एज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव विच कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शंस, सस्पेंशन, पॉलिटिकल डायरेक्शंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, कंडक्ट रूल, इनके बेस पे काम करती है, जिसकी वजह से अथॉरिटी को चैलेंज भी किया जा सकता है, अथॉरिटी को लिमिटेशन भी किया जा सकता है। तीसरा है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशरी कंट्रोल करती है मिसयूज ऑफ लॉ बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो ये भी अथॉरिटी का लिमिटेशन है। फोर्थ है कंट्रोल बाय मीडिया एंड प्रेस। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कैन बी कंट्रोल थ्रू मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, थ्रू क्रिटिसिज्म एंड स्टिंग ऑपरेशंस हो गए। नेक्स्ट आता है टेक्निकल लिमिटेशंस। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज अमॉन्ग हायर ऑफिशियल्स। जैसे मान लीजिए कोई हायर ऑफिसर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास अथॉरिटी है लेकिन सबऑर्डिनेट उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगा, कभी कभी बेस्ड ऑन हायर ऑफिसर की जो टेक्निकल नॉलेज है या उसका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे सबऑर्डिनेट उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। तो हायर ऑफिसर की टेक्निकल नॉलेज है वो भी अथॉरिटी को लिमिट करती है, उसके लिए लिमिटेशन जनरेट करती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल लिमिटेशन। ऑर्डर्स दैट पुट द लाइफ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डेंजर। मान लीजिए किसी हायर ऑफिसर ने कोई डिसीजन लेने के लिए सबऑर्डिनेट्स को बोला है, जबकि हायर ऑफिसर के पास अथॉरिटी है सबऑर्डिनेट से वो काम करवाने के लिए, बट अगर वो बायोलॉजिकली सबऑर्डिनेट्स के लिए डेंजर सिचुएशन है तो वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है उसकी अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी को लिमिट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल लिमिटेशंस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिमिटेशंस। सबऑर्डिनेट में रिफ्यूज ऑर्डर्स इफ़ दे सफ़र फाइनेंशियल लॉस। सेम इन द कंडीशन अबाउट, सबऑर्डिनेट को फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है हायर ऑफिशियल की अथॉरिटी को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लिमिटेशंस। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हजार्ड्स, जिसमें आता है फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फायर। इन सब सिचुएशन के टाइम भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है, उसको लिमिटेशन दिया जा सकता है। तो ये कुछ अथॉरिटी के लिमिटेशंस हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। पहला है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, दूसरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के थ्रू, देन जुडिशियल कंट्रोल के थ्रू, देन कंट्रोल बाय मीडिया एंड प्रेस, टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ हायर ऑफिशियल्स, बायोलॉजिकल लिमिटेशंस टू द लाइफ ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इकोनॉमिक लिमिटेशंस
during financial losses of subordinates, environmental hazards like flood, tsunami, earthquake, cyclone, fire, etc. like conditions. नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर एंड अथॉरिटी के बारे में डिफरेंसेस। जो हमने पढ़ा पावर अथॉरिटी, उसके डिफरेंसेस देखते हैं। पावर इज़ द राइट टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि अथॉरिटी राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड गेट देम फॉलोड। ये अथॉरिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। पावर में जो है वो लीगल फॉर्म नहीं है, इट डज नॉट हैव लीगल फॉर्म, जबकि अथॉरिटी लीगल फॉर्म है। जब पावर को लेजिटिमेसी मिल जाती है तब ही अथॉरिटी एक्सपेंड होती है। पावर के बारे में है, इट्स एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल विदाउट अथॉरिटी, जबकि अथॉरिटी का पावर के बिना एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ पॉसिबल। पावर इज़ नॉट लिंक्ड विद अकाउंटेबिलिटी, जबकि अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी लाती है, अथॉरिटी ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी। पावर में क्या है, द लैक ऑफ डिस्क्रिशन इन पावर, जबकि अथॉरिटी में देयर इज डिस्क्रिशन इन अथॉरिटी। पावर जो है वो एक नैरो और नेगेटिव कंसेप्ट है, जबकि अथॉरिटी एक ब्रॉड, वाइडर एंड पॉजिटिव कंसेप्ट है। पावर है क्वांटिटेटिव पावर, क्वांटिटेटिव नेचर का, जबकि अथॉरिटी क्वालिटेटिव नेचर की है। पावर में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जबकि अथॉरिटी में लेजिटिमिटी है। ये पावर एंड अथॉरिटी के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेजिटिमेसी के बारे में। दिस वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेजिटिमस, जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस और लॉफुल और स्टैच्यूटरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नेंस सिस्टम। लेजिटिमेसी इज नीडेड एज अ लिंक बिटवीन पावर एंड authority. Legitimacy is a psychological element which appears as a value-oriented trust and agreement between the ruling party and the ruled party के बीच में एक वैल्यू ओरिएंटेड ट्रस्ट और एग्रीमेंट है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग द पब्लिक्स बिलीफ इन द राइट टू रूल इज कॉल्ड बिलीफ इन लेजिटिमेसी। इसके सोर्सेज देखते हैं लेजिटिमेसी के। These are the sources which have been accepted by the public, जैसे कि ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ट्रेडिशन इज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। दूसरा आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी प्रेजेंट्स दूज मोरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एनी गवर्नेंस सिस्टम गेट्स लेजिटिमिटी। आइडियोलॉजी क्या प्रेजेंट करती है, जो मोरल पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके बेस पे कोई भी गवर्नेंस सिस्टम है वो लेजिटिमेटी राइट्स एक्सेप्ट करता है, लाइक लिबरल हो गया या लाइक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होगी, तो वो भी लेजिटिमिटी के सोर्स हैं। तीसरा सोर्स है मिराकुलस एंड चैरिस्मेटिक क्वालिटी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था पावर के बारे में, अथॉरिटी में जब हमने पढ़ा था। मेन सोर्स है वो भी लेजिटिमेसी का। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉजिकल लॉ, रूल्स रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आर द सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी इन मॉडर्न टाइम विच आर रेशनल एंड प्रैग्मेटिक। तो ये लेजिटिमेसी के सोर्सेज हैं जहाँ से जनरेट होती है। इसके फीचर्स देखते हैं। लेजिटिमेसी इज़ द लिंक बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी। लेजिटिमेसी इज़ नॉट सब्जेक्टिव बट रिलायबल। लेजिटिमेसी इज़ सर्टिफिकेशन टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट सिस्टम। पावर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑथोरिटी थ्रू लेजिटिमेसी। पावर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑथोरिटी थ्रू लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इज़ द मेन characteristics of democracy. Legitimacy is the main characteristics of democracy. For legitimacy, public trust, participation in governance is essential. For legitimacy, it is necessary to follow the rules and laws. It makes governance rational. नेक्स्ट है लेजिटिमेसी की इम्पोर्टेंस और उसके फंक्शन। पहला है सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है लेजिटिमेसी से। व्हेन एनी पॉलिटिकल सिस्टम गेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी लिविंग इन स्टेट, देन दैट गवर्नमेंट सिस्टम बिकम्स इफेक्टिव। द गवर्नेंस सिस्टम गेट्स दिस एक्सेप्टेंस थ्रू लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी राइट से आपका जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। पब्लिक कैन बी कंट्रोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस, पनिशमेंट और फियर, बट दिस इज inappropriate from the moral point of view. Through legitimacy they develop a sense of moral trust and power. तो एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट जनरेट करते हैं आप पब्लिक के बीच में विद लेजिटिमेसी। फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ पावर इनटू ऑथोरिटी।
पावर को जब लेजिटिमेसी राइट देते हैं ऑथोरिटी में कन्वर्जन हो जाता है, तो उसकी तरह भी काम करती है। फोर्थ है कॉन्फिडेंस इन रूलर्स, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द रूलर्स। फिफ्थ, बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, legitimacy provides stability to the political system by making the rule rational। तो ये कुछ उसके फंक्शंस है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ लेजिटिमेसी विद पावर एंड ऑथोरिटी। तब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, पावर लेजिटिमेसी मिलकर ऑथोरिटी बनाते हैं, एक लिंक की तरह काम करता है दोनों के बीच में। इन पॉलिटिकल ऑर्डर वन कैन फोर्सफुली रूल बाई फोर्स ओनली बाई यूजिंग पावर, बट ऑथोरिटी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। पावर अटेन्स द स्टेटस ऑफ ऑथोरिटी when only when it acquires legitimacy in the eye of governed। When the proximity of power and authority increases, then it can become autocratic, and when the harmony between power and legitimacy increase, then it becomes rational and popular। तो ये पावर और अथॉरिटी के बीच में जो लेजिटिमेसी का रिलेशनशिप है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। Responsibility is the obligation of a person to do or not to do any work, to do or not to do it in a particular way। It means the obligation of person to fulfill his duties, वही क्या है responsibility। This obligation need not be punitive in nature। According to Theo Hammond, responsibility is a restriction on the exercise of one's authority ओवर सबॉर्डिनेट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ वंस ऑथोरिटी ओवर ए सबॉर्डिनेट। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्स एज सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस ऑफ ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्रेशर टू द परफॉर्मेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू personal and moral qualities of person। Responsibility is a means of duties on the basis of which action can be taken against any employee for his responsibility। Responsibility is a means of fulfilling the obligation of a personal। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Responsibility is a means of fulfilling the obligation of personal। Responsibility prevent करते सबॉर्डिनेट्स को from being autocratic या ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेने से सबॉर्डिनेट्स को प्रिवेंट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों डिफरेंट टर्म्स है, कई बार हम कन्फ्यूजन होते हैं सेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है पर्सनल और मोरल है, जबकि अकाउंटेबिलिटी में लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइज होती है दोनों पर्सनल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर, जबकि अकाउंटेबिलिटी है वो अप्लाइज होती है ओनली टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है सेल्फ कंसाइसनेस को लेकर, जबकि अकाउंटेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन कंसाइसनेस को लेकर रिलेटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद पावर, जबकि अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड टू ऑथोरिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंसेज है। नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन। डेलीगेशन के बारे में देखते हैं। ट्रांसफरिंग टास्क बाय हायर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर ऑफिसर है वो अपनी टास्क को ट्रांसफ़र करके सबऑर्डिनेट्स को देता है, तो वो एक अपनी पावर ट्रांसफ़र में बोल सकते हैं या अथॉरिटी ट्रांसफ़र बोल सकते हैं। तो वो क्या है, डेलीगेशन। जो अपनी टास्क को ट्रांसफ़र करना है वो है डेलीगेशन। हायर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट ड्यू टू एक्सेस वर्कलोड और लैक ऑफ एक्सपर्टीज, such as transfer of work by secretary to the joint secretary, handling over of work by subdivision officer to तहसीलदार, ये एग्जांपल है। तो मुनि ने इसके बारे में एक डेफिनेशन बताया कि हैंडिंग ओवर सर्टेन राइट्स बाय अ हायर ऑफिशियल टू द लोअर ऑफिशियल बट कीपिंग द राइट्स ऑफ कंट्रोल विद हिमसेल्फ, वो क्या कहलाता है, डेलीगेशन। डेलीगेशन के फीचर्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन डेलीगेशन: वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनमेंट वर्क टू एम्प्लॉय एज पर देयर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। ऑथोरिटी जो ट्रांसफ़र कर रहा है हायर ऑफिसर सबऑर्डिनेट्स को, तो उसके पास वो चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंडिंग ओवर करने के लिए ऑथोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबऑर्डिनेट्स को
अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना हायर ऑफिसर के टुवार्ड्स उस वर्क को लेकर, तो वो बहुत एलिमेंट है उसका डेलीगेशन का। 3 एलिमेंट याद रखना है आपको। वर्क होना चाहिए जिसको आपको हैंडिंग ओवर करना है, और जो हैंडिंग ओवर कर रहा है उसके पास ऑथोरिटी होनी चाहिए उस वर्क को हैंडिंग ओवर करने की, और जो सबऑर्डिनेट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। नेक्स्ट है delegation has a two-fold nature. For example, both officers and subordinates have authority. Delegation is generally of temporary nature. This is the internal process of organization. This is the narrower concept in decentralization. It is related to the hierarchical principle of organization. In this there are two parties. एक तो डेलीगेटर जो हैंड ओवर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक डेलीगेट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वर्कलोड कम करना सीनियर ऑफिशियल्स का, या किसी जो एक्सपर्टाइज है किसी वर्क में, अगर हो सकता है कि सबऑर्डिनेट किसी वर्क में एक्सपीरियंस वाला है, हायर ऑफिशियल के पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस फील्ड को प्रॉपर एक्सपीरियंस वाले पर्सन से करवाना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है डेलीगेशन जनरली अकर्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, इसलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। टाइप्स ऑफ डेलीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में क्या है? डेलीगेशन जो होता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तरफ जाता है। अपवर्ड में सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तरफ ट्रांसफ़र होता है। पैरेलल में क्या होता है? म्यूचुअल डेलीगेशन बिटवीन ऑफिसर्स एट द सेम लेवल। इंटर डिपार्टमेंटल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में डेलीगेशन होता है। तो ये कुछ बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो है उनके बेस पे है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, पैरेलल एंड इंटर डिपार्टमेंटल। नेक्स्ट टाइप है रिटन और ओरल डेलीगेशन। तो इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज़ डन इन द राइटिंग। राइटिंग में अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो सबऑर्डिनेट्स के साथ में तो उसको रिटन डेलीगेशन बोलेंगे, और अगर वर्बली कर रहे हो तो उसको ओरल या वर्बल डेलीगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ वर्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डन डायरेक्टली बाय सुपीरियर ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट, जहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है उसको हम डायरेक्ट डेलीगेशन बोलेंगे, और अगर किसी मीडिएटर थ्रू किया गया तो उसको इनडायरेक्ट डेलीगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट फॉर्मल इनफॉर्मल। इफ़ डेलीगेशन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज इज़ डन बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, किसी रूल के बेस पे किया गया है, सर्टेन रूल कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ उनके बेस पे अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो उनको हम फॉर्मल डेलीगेशन बोलेंगे, और अगर बेसिस ऑफ कन्वेंशन के बेस पे ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो उसको हम इनफॉर्मल डेलीगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है परमानेंट एंड टेम्पररी डेलीगेशन। अगर जो टास्क असाइन की गई है वो परमानेंटली नेचर की है या परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दी गई है हायर ऑफिशियल टू सबऑर्डिनेट तो उसको परमानेंट डेलीगेशन बोलेंगे, या सुपीरियर ने डेलीगेट किया कोई वर्क ड्यूटी कुछ टाइम के लिए सबऑर्डिनेट्स को तो उसको हम टेम्पररी डेलीगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है जनरल एंड स्पेसिफिक डेलीगेशन। इफ़ द एंटायर वर्क इज़ हैंडेड ओवर टू सबऑर्डिनेट तो उसको हम जनरल बोलेंगे, अगर किसी स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटीज़ को ही सबऑर्डिनेट को असाइन किया है तो उसको हम स्पेसिफिक डेलीगेशन बोलेंगे। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल में क्या है? कंडीशनल में सम कंडीशंस आर इम्पोज्ड एंड बिकम्स नेसेसरी फॉर द सबऑर्डिनेट टू फुलफिल दूज कंडीशन, जबकि अनकंडीशनल में ऐसी कोई कंडीशन रखी नहीं जाती। ऑब्जेक्टिव, रीजन्स, नीड्स, बेनिफिट्स क्या है डेलीगेशंस के? डेलीगेशन का क्या है? एक तो सबसे पहले सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड रिड्यूस करना और एक्सपर्टीज़ किसी टास्क में एक्वायर करना, डेवलपमेंट करना मैनेजरियल क्वालिटीज़ इन सबऑर्डिनेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू सेव द टाइम ऑफ सीनियर ऑफिसर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मोटिवेट करना सबऑर्डिनेट्स को। टेक्निकल प्रॉब्लम्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर ऑफिसर के पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करके उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है विद द डेलीगेशन। ये मीडियम है सबऑर्डिनेट्स को सीखने का, मीडियम ऑफ लर्निंग फॉर सबऑर्डिनेट्स। आफ्टर डेलीगेशन द सुपीरियर कैन कंसंट्रेट ऑन अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस डेवलप्स टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्डियल रिलेशंस बनाता है बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में। हेल्पफुल है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कंट्रोल ऑफ द सुपीरियर। इसके साथ साथ डेलीगेशन में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे स्मॉल साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सब नहीं हो सकता, डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी डेलीगेशन का
प्रॉपर यूटिलाइज होना मुश्किल है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स जहाँ पे है वहाँ पे भी हर्डल्स पैदा होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम अमंग सबॉर्डिनेट्स बिफोर डेलीगेशन। इफ़ द सीनियर ऑफिसर इज़ एरोगेंट एंड इगोइस्टिक एंड इमोशनल है तब भी प्रॉपर डेलीगेशन नहीं हो सकता। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग सबॉर्डिनेट्स, डिस्ट्रस्ट ऑफ सुपीरियर्स टुवर्ड सबॉर्डिनेट, कम्युनिकेशन डिफरेंस हो सकता है बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में। फेलियर ऑफ पास्ट डेलीगेशन एंड नेगेटिव मेंटेलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, ये कुछ हर्डल्स है डेलीगेशन के सामने। इसके बाद आता है आइडियल सिचुएशन क्या है डेलीगेशन की। डेलीगेशन शुड ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म, हमेशा राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। द रिवार्ड सिस्टम शुड बी लिंक्ड विद डेलीगेशन प्रोसेस। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड इन द डेलीगेशन प्रोसेस। प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए सबॉर्डिनेट्स के लिए। टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ हम देखते हैं डेलीगेशन और जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस देखा था वैसे ही डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस देखते हैं। तो डेलीगेशन वो है इंटरनल प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का। डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी होती है सुपीरियर की, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी होती है सबऑर्डिनेट्स की। डेलीगेशन का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड टू ब्रिंग एक्सपर्टाइज इन द वर्क, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर द सबऑर्डिनेट बाय गिविंग हिम ऑथोरिटी एंड ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन में है क्या, द पावर टू मेक रूल्स एंड लॉज बिलोंग टू द सुपीरियर, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर टू मेक रूल्स लॉज बिलोंग टू द सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड फंक्शंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ पावर फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है। डेलीगेशन इज डन थ्रू बोथ रिटर्न और वर्बल मेथड से, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जनरली रिटर्न फॉर्म में किया जाता है। डेलीगेशन टेम्परेरी नेचर का है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट नेचर का है। डेलीगेशन नैरोअर है जबकि ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। डेलीगेशन टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा टॉप टू बॉटम ही होता है। इसके बाद आता है डेलीगेशन एक नैरो कंसेप्ट, ये ब्रॉड कंसेप्ट पढ़ लिया हमने। डेलीगेशन जो है वो जनरली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन होता है। डेलीगेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम पाया जाता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा पाया जाता है। डेलीगेशन में ऑटोनॉमी बहुत कम है, डिसेंट्रलाइजेशन की ऑटोनॉमी ज़्यादा है। तो ये हमने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिफरेंस देखा। तो यहाँ हमारा पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कंप्लीट किए हमने आज। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ।